आज हम लोग क्लास 11th के महासागरीय जल संचलन नामक चैप्टर में ज्वार भाटा को विशेष रूप से पढ़ेंगे। अब आपको सबको पता है कि महासागरीय जल जो होता है वो मूवमेंट करता है। उसमें पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण शक्ति हो गया, सूर्य और पृथ्वी की ज्वारीय शक्तियाँ हैं, वो मिलके क्या करती हैं कि जल को मूवमेंट कराती है। वायु हो गया है ना, और वायु सब मिलके पृथ्वी के जल को संचलन करती है। अब उसमें हम लोग तरंग के रूप में जानते हैं महासागरीय जल संचलन कैसे कैसे होता है। महासागरीय जल गतिमान है, सबको पता होगा है ना। महासागरीय जल गतिमान है, उसमें तापमान, लवणता, धाराएं सब मिलकर को प्रभावित करती हैं। अब उसमें से आपको पता होगा कि महासागरीय जल दो तरफ से गति करती है। एक ऊर्ध्वाधर जिसको हम लोग कहते हैं वर्टिकल, और दूसरा है हॉरिजॉन्टल जिसको हम लोग कहते हैं क्षैतिज, है ना। ठीक है, अब दोनों तरह का गति में समय के आधार पे, स्थान के आधार पे है ना चेंज आता है। जैसे कि अगर हम लोग देखेंगे 0 डिग्री जो आपका अक्षांश है ना, ये जो पृथ्वी है इसमें से 0 डिग्री पे अलग मूवमेंट होगा, वहाँ गर्म जल धाराएं पाई जाएगी। प्रतिदिन संवहन वर्षा होगा, संवहन प्रकार की वर्षा होगा, कंडेंसर रेनफॉल होगा, है ना। ठीक है, अब उसके अलावा भी हम लोग और जो विशेष गतियाँ जो पढ़ते हैं। अब मान लीजिए आपको पता होगा कि पृथ्वी जो उत्तरी ध्रुव में जो हवाएं हैं वो अपने दाहिनी ओर उड़ जाती है विषुवत वृत्त के पास, और दक्षिणी ध्रुव में बाएं ओर उड़ जाती है कोरियोलिस इफेक्ट के कारण से, कोरियोलिस बल के कारण से। पृथ्वी अपनी जगह पे पता होगा आपको, अपने जगह पे भी घूर्णन कर रही है और सूर्य के चारों ओर भी घूम रही है, चक्कर लगा रही है। तो इसके कारण से उत्पन्न होने वाली जो धाराएं, जल धाराएं होती उसमें से एक होता है ज्वार भाटा, है ना। ज्वार भाटा का अध्ययन हम लोग करते हैं। ज्वार भाटा कैसे आता है, कहाँ आता है, कितने प्रकार का आता है, इन सब चीज़ों का हम लोग अध्ययन करते हैं। ज्वार भाटा एक प्रकार का ऊर्जा है, समझे, एक प्रकार का एनर्जी है जो ऊर्जा जाके फिर कहीं से टकराता है। ज्वार भाटा जब स्थल पर टकराती है तो ऊर्जा वहाँ पे विमुक्त हो जाता है। ठीक है, अब उसमें से ऊर्जा जो वायु के कारण से भी गति आता है, तट रेखा का जो स्वरूप होता है उसके आधार पे भी चेंज आता है। आप लोग बहुत जगह जाइएगा तो ज्वार भाटा के कारण से ही बहुत ज़्यादा आवाज़ है। अगर मान लो जो इस तरह का आकार है, ठीक है ना, ये समुद्र है, अगर ज्वार भाटा इसे टकरा रही है यहाँ जाके आवाज़ हो, ठीक है। और इनका जो स्वरूप में भी परिवर्तन लाती है। कुछ इनके फायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। फायदे होते हैं कि बंदरगाह के किनारे जो बड़ी बड़ी जो नावें होती हैं वो बंदरगाह पे आसानी से पहुँच जाती हैं। बंदरगाह के आसपास अगर जो कुछ गंदगी होता है या जो मलबा होता है, जमा होता है, उसको वापस अपने साथ में लौटते समय लेके चले जाते हैं। लेकिन अब आपको समझना ये है कि ये आती क्यों। ठीक है, विश्व में जो सबसे बड़ा ज्वार भाटा आता है, सबसे ऊंचा, वो आपका आता है फंडी की खाड़ी, है ना। फंडी की खाड़ी है कनाडा के अटलांटिक ओशन में, वहाँ पर सबसे ज़्यादा है। ठीक है, फंडी की खाड़ी बहुत ऊंचे पे आते हैं। दूसरा है जल तरंग, धर लोग तरंग जो सुनते हैं, है ना, जल जो तरंग के रूप में जब आता है तो उसी से आपको आगे जाके ज्वार भाटा का निर्माण होता है। बड़ी तरंगें, जितनी भी बड़ी तरंगें आएंगी वो खुले महासागर में आएंगे, मध्य महासागर में नहीं आएंगी। वायु से ये ऊर्जा को अवशोषित करती है तरंगें, और वायु में तरंग पैदा करती है। वायु जो बहती है तो जल को भी अपने साथ में बहाती है। अब उसमें हम लोग पहले पढ़े थे कि पछुआ पवनें होती हैं, व्यापारिक पवनें होती हैं, है ना। वो पवनें क्या करती हैं, जल का भी मूवमेंट, ऊपरी तरीके का मूवमेंट को कराती है। ठीक है, अब जो तरंग गति करती है उसमें वायु, गुरुत्वाकर्षण, ये सब मिलके उसको वर्क करते हैं। अब गुरुत्वाकर्षण में भी हम लोग सुनते हैं केंद्र प्रसारित बल, है ना, होता है सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना, वो सब मिलते हैं। जैसे कुछ है कि पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षण फैलाती है, कुछ है केंद्र से बाहर की ओर कराती है। अब आप लोग को पता होगा कि सूर्य, मान लीजिए पृथ्वी हमारा है तो
पृथ्वी से सूर्य तो दूर है लेकिन चंद्रमा नजदीक है, निकट है। तो पृथ्वी पे जो ज्वारभाटा का उत्पन्न होता है वो चंद्रमा की आकर्षण शक्ति का उपयोग ज़्यादा करता है। उसमें भी हम लोग उपभू और अपभू पढ़ेंगे, एपिहेलिक पेरिहेलिक, है ना। जैसे कि अगर जब चंद्रमा पृथ्वी से सबसे ज़्यादा दूरी पे होता है ना, तो हम लोग अपभू कहते हैं, है ना। और जब नज़दीक होता है तो उसको अपभू कहते हैं, समझे। उसी तरह से अपसौर और उपसौर भी होता है सूर्य के दृष्टिकोण से, सूर्य जब दूर और नज़दीक होते हैं। अब आप लोगों को पता होगा, चंद्रमा मान लीजिए यहाँ से अगर आकर्षण शक्ति लगाता है तो इस एरिया में ज़्यादा लगेगा, यहाँ पे कम लगेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ का बीच की दूरी है 6400 किलोमीटर, समझ गए। तो ये जो चंद्रमा जो क्षेत्र है ये चंद्रमा के नजदीक, ये 6400 किलोमीटर दूर है। तो इस पे एक लगाएगा। सबसे ज्यादा जो ऊंचा आएगा, ऊंचा जो आपका ज्वारभाटा आएगा तो कब आएगा? सबसे ऊंचा ज्वारभाटा तब आएगा जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होंगे। मान लीजिए पृथ्वी है, ये चंद्रमा है, ये सूर्य है, ये तीनों एक सीध में है, तो इस जगह पे सबसे बड़ा आएगा। लेकिन अगर मान लो सूर्य यहां होता है तो कम, समझे, ठीक है, क्योंकि ये इस तरह का कोण बनता है। जब चंद्रमा का आकर्षण शक्ति बहुत ज्यादा काम कर रहा है तो चंद्रमा अगर नजदीक होगा तो उसका आकर्षण शक्ति का उपयोग उस जगह पे ज्यादा होगा, ठीक है। अब हम लोग जब आगे और देखते हैं तो उसमें सूर्य और चंद्रमा के कारण से ज्वारीय तरंगें उत्पन्न होती है, पहले बताया फिर बताया। वो जितना ज़्यादा आकर्षण शक्ति उनका उपयोग होगा जिस जगह पे, अब जहाँ चंद्रमा होगा उसके सीधे में ज़्यादा आकर्षण शक्ति लगेगा, वहाँ पे ज़्यादा ज्वार आएगा, ज़्यादा ऊँचे ज्वार आएंगे। ज्वार की प्रकृति निर्भर करती है जल के भाग के गहराई पे, है ना। जल का गहराई कितना है उसके आधार पर भी गहराई, सागर तट का रूपरेखा कैसा है, सागरीय तट का रूपरेखा कैसा है। अब मान लीजिए छिछलादार है कि बहुत ज़्यादा डीप है ना, बंद है कि खुला है, इस पर भी बहुत हद तक डिपेंड करेगा। अब ज्वार की जो उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति के संबंध में कई सिद्धांत भी हैं, ठीक है। चंद्रमा सूर्य का जो आकर्षण होता है वो तो उत्पत्ति का कारक होता है, कई सिद्धांत होते हैं। अगर हायर क्लास में आप लोग जाएंगे तो आप लोग को पढ़ना पड़ेगा कि ऊंची क्लास में जाने के बाद आपको कैसा कौन सा, जैसे संतुलन सिद्धांत है, प्रगामी तरंग सिद्धांत है, स्टैटिक सिद्धांत है, वो सिद्धांत हायर क्लास में आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जनरली जो अगर जो एक जैसे ज्वार रेखाओं, एक समान जो ज्वार रेखाओं को जो रेखाएं मिलाती हैं उनको सब ज्वार रेखा हम लोग बोलते हैं, ठीक है, समझे।